नमस्कार दोस्तों, आप लोगों बच्चों आप लोगों का भारतीय राष्ट्रपति क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, है ना? इतिहास का अध्याय 5। इसका काल कब से कब तक था? 600 ईसा पूर्व से 325 पूर्व तक, यानी कि लगभग 2600 वर्ष पहले की बात है और उसके हम कहते हैं महाजनपद काल। भारत में 600 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 2600 वर्ष पहले के काल को महाजनपद काल कहते हैं। इस काल के भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य एवं गणराज्य बने। इस काल में भारत के अनेक छोटे छोटे राज्य व गणराज्य बने। इस समय अनेक नए धार्मिक विचारों की भी शुरुआत हुई। साथ ही खेती, व्यापार, उद्योग, धंधे, नगरों का भी विकास होते गया। ठीक है। इसी प्रकार राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी इस काल में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। ये बदलाव किस प्रकार के थे और किन कारणों से आए, इस पाठ में हम जानने की कोशिश करेंगे। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि गंगा यमुना नदियों के मैदान में खेती होने लगी थी, पढ़ा था हमने, है ना? और वहां बहुत से जनपद बन गए थे, कई जनपद बन गए थे। ये आपको प्रश्न बना के लिखना है कि जनपद किसे कहते हैं, जनपद में कितने भागों में बटा हुआ था और परिवर्तन क्या क्या आए होंगे। ठीक है, ये बुद्ध के बारे में है चित्र में। और अब महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। धीरे धीरे इन जनपदों का तेजी से विकास होने लगा, बढ़ने लगा। गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान में फसलें अच्छी होती थी। दक्षिण बिहार यानी कि जो वर्तमान का झारखंड है, उसमें बहुत से खनिज, मुख्य रूप से लोहा मिलने लगा और उससे औजार और हथियार बनाए जाने लगे। इससे इस क्षेत्र के जनपदों की शक्ति बढ़ी, तो वहां के जो राजा थे उनकी शक्ति बढ़ने लगी जनपदों की। उद्योग और धंधे में भी उनका बहुत विकास होने लगा और उसके साथ साथ यहाँ नगर भी बसने लगे। भाई, जहाँ उद्योग होगा, धंधे होंगे, वहां तो विकास होगा, नगर भी बसेंगे। वे अपनी ताकत और आय दोनों और बढ़ाना चाहते थे। परिणाम क्या हुआ कि कुछ शक्तिशाली जनपदों ने दूसरे जनपदों को जीत लिया, युद्ध किए और जीत लिए। इन्हीं शक्तिशाली और बड़े जनपदों को क्या नाम दिया जाने लगा? महाजनपद कहा गया। इस प्रकार 600 ईसा पूर्व के भारत में अनेक जनपदों एवं महाजनपदों का उदय हो चुका था। ठीक है, तो इनमें से कुछ राजतंत्र एवं अन्य गणतंत्र शासन, या राजतंत्र यानी जहाँ पे राजाओं का राज चलता था, और गणतंत्र यहाँ पे जहाँ पे लोगों से राजा चुना जाता था। तो उस समय की बातें बताने वाले ग्रंथों के अनुसार उन दिनों पूरे भारत में कितने महाजनपद थे? टोटल 16 महाजनपद थे, कुल 16, और सभी के सभी बहुत ही प्रभावशाली थे। ये याद रखिएगा कि जन किसको बोलते हैं? एक वंश के लोगों का कबीले को जन कहते हैं, और एक जन के लोगों के बसने एवं खेती करने के इलाके को जनपद कहते हैं, और बड़े बड़े जनपद इसमें मिल जाते हैं उसको महाजनपद कहते हैं। ठीक है, भारत के मानचित्र 5.1 में गंगा नदी के किनारे बसे महाजनपदों को पहचान करना है। इन महाजनपदों में से अंग, काशी, कौशल, मगध आदि बहुत राजतंत्र शासन की व्यवस्था थी, यानी कि राजा का बेटा राजा। व्यवस्था में शासन राजा द्वारा किया जाता था और वंशानुगत पद होता था, यानी कि राजा के बाद उसका बेटा या उसका बड़ा बेटा जो भी रहता था वही राजा बनेगा। ये है मानचित्र। मानचित्र में स्थान दिख रहे हैं आपको। ये 16 महाजनपद है। कितने महाजनपद है? 16। कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, भज्जी, अंग, मगध, काशी, वत्स, चेदी और सुरसेन, ने अवंती और अस्मक। ये सारी चीजें कितनी है? ये टोटल 16 महाजनपद थे। ठीक है, लेकिन वज्जी, वैशाली, शाक्य, कपिलवस्तु और मल्ल आदि महाजनपदों में गणतंत्र शासन की व्यवस्था थी। गणतंत्र का मतलब कि राजा खुद मतलब लोगों से चुना जाता था। उसमें वंशानुगत सिस्टम नहीं था कि कोई मतलब शासन की एक ही वंश के पुरुषों की सभा के द्वारा किया जाता था। गणतंत्र शासन व्यवस्था में शासन एक ही वंश के पुरुषों की एक सभा के द्वारा किया जाता था। वहां पे एक सभा हुआ, उससे की। यह सभी अपने सदस्यों में से किसी एक को कुछ समय के लिए राजा भी चुन। राजा का यह पद वंशानुगत नहीं होता था। मैंने पहले भी बताया है कि किसी को भी चुन लेते थे, कोई भी वर्ग के लोग हो सकते थे, है ना? और लेकिन हाँ, इसमें एक खास बात ये थी कि जो महिलाएं थी, दास थे, व्यापारी थे आदि का शासन चलाने में कोई योगदान नहीं लिया जाता था। गणतंत्र शासन की यह व्यवस्था कुछ छोटे गणतंत्रों में बहुत लंबे समय तक चलती रही भाई, मगर वज्जी जैसे कुछ महत्वपूर्ण गणराज्यों का अंत मगध जैसे शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य में विलीन के कारण हो गया, यानी कि उसको विस्तार विलीन के कारण, यानी कि मगध अपना राज्य बढ़ाना चाह रहा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मगध। ठीक है, कहाँ है मगध? मगध, ये मगध है। ठीक है, अब इसको अपना राज्य बढ़ाना है तो ये अपना विस्तार करेगा, तो ये वज्जी उसके अंदर, ऐसे करके उसने अपना विस्तार बढ़ाया।
ठीक है। वंशानुगत का मतलब क्या होता है? पिता से पुत्र को मिलने वाला पद। राजतंत्र शासन क्या होता है? वह व्यवस्था जिसमें शासन किसी राजा या रानी द्वारा वंशानुगत रूप से किया जाता है। गणतंत्र क्या होता है? इस व्यवस्था कि किसी भी चुने हुए व्यक्ति को शासन के लिए चुना जाता है एक निश्चित समय के लिए। ठीक है। राजा एवं गणराज्यों में मुख्य अंतर क्या था? राजा जो थे और जो गणराज्य थे उनका मुख्य अंतर क्या था? है ना, राज की शासन व्यवस्था और उस समय की गणराज्यों की शासन व्यवस्था में क्या अंतर है ये बताना है। ठीक है। मगध साम्राज्य का उदय 544 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल कहा जाता है। इस काल की शुरुआत में गंगा नदी की घाटी में कौशल, वत्स और मगध सबसे शक्तिशाली राज्य थे। क्या थे? सबसे शक्तिशाली राज्य थे। अवंती एक अन्य शक्तिशाली राज्य था जिसकी राजधानी उज्जैन थी। क्या थी? अब माने कि गंगा नदी की घाटी में कौशल, वत्स और मगध सबसे शक्तिशाली राज्य थे। लेकिन जो अन्य शक्तिशाली राज्य और थे वो क्या थी? एक थी अवंती और उसकी राजधानी थी उज्जैन। ये अपने अपने राज्यों की सीमाओं को बढ़ाने के आपस में रहते थे। क्या करते थे? अपने अपने राज्य की सीमा बढ़ानी है तो आपस में लड़ाई करते रहते थे। वो बोलेगा मुझे बढ़ाना है, तुम्हारे को अंदर मिलूंगा, वो बोलेगा मुझे अंदर लेना है। लेकिन जो अंत में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में मगध साम्राज्य का उदय हुआ और जिसमें अनेक राज्य एवं गणराज्य हुए, यानी कि खुद के राजा भी राज्य करते थे और गणराज्य लोग भी चुने जाते थे। राज्य को शक्तिशाली बनाने में वहां के राजा एवं जनता के अलावा वहां की प्राकृतिक संपदा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। अब भाई जहाँ पे पूरा खनिज मिलेगा, जहाँ की जमीन उपजाऊ होगी, जहाँ पे नदी बहुत अच्छी मतलब नदी का प्रवाह है ना, तो भाई वहां के लोहा प्रचुर मात्रा में है, यानी कि खनिज प्रचुर मात्रा में है, तो लोग व्यापार वहीं करेंगे, हथियार वहीं बनेंगे, तो भाई उसका विकास तो होना स्वाभाविक है। तो इस तरह से मगध राज्य एक प्राकृतिक संपदा के कारण शक्तिशाली राज्य बन गया। ठीक है। अब बिंबिसार। बिंबिसार मगध का पहला प्रमुख राजा हुआ था। ठीक है। उसने एक शक्तिशाली सेना बनाई। उसने सेना एवं नीति दोनों से काम लेकर मगध को शक्तिशाली बनाया। सेना भी इस्तेमाल की और बहुत सारी रणनीतियां भी। सबसे पहले कौशल की राजकुमारी से विवाह किया। क्या दिमाग लगाया कि कौशल की राजकुमारी से शादी कर लिया और दहेज में काशी को अपने अंदर मिला लिया। ठीक है। काशी को कब्जे में कर लिया। इसके बाद वैशाली राज्य की राजकुमारी से शादी कर लिया और वहां का समर्थन मिल गया, वो भी उनके अंडर। उसने दूर के जनपदों से मित्रता संबंध रखे। अब दूर में थे तो चलो यार दोस्ताना व्यवहार कर लेते हैं, क्या मतलब लड़ने से, है नहीं। तो लेकिन अपने पड़ोसी जनपद पर चढ़ाई करके उसकी राजधानी चंपा पर अधिकार कर लिया। लेकिन अब जैसे ये है, मान लो ये मगध है और यहाँ पे एक राज्य है, यहाँ एक राज्य है, यहाँ एक राज्य है और एक राज्य यहाँ और एक यहाँ। इससे कहाँ लड़ने जाएगा? पहले इनको तो कर ले, तो पहले इनको कब्जे में कर लिया, दो चार से शादी, बाकियों से कब्जे में कर लिया और इनसे दोस्ती बना ली। ऐसा दिमाग लगा के बिंबिसार ने अपने राज्य का बहुत अच्छा अधिकार किया और चंपा को भी अपने अंडर में ले लिया। बिंबिसार की शासन व्यवस्था क्या थी? बिंबिसार एक बहुत ही योग्य शासक था। उसने जो राजगृह एक जगह है बिहार में अभी की डेट पे, उसको राजधानी बना लिया, जो कि चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई थी, तो सुरक्षित हो गया। वह अपने राज्य की शासन व्यवस्था पर बहुत ध्यान से नजर रखता था, कड़ी नजर। उसके समय में अपराधियों को बहुत ही कठोर सजा दी जाती थी। उसने किसान और व्यापारियों से नियमित कर वसूलने की एक व्यवस्था बनाकर रखी थी, है ना। और उसी कर से जो कर उसको बिजनेसमैन लोग, व्यापारियों, किसान देते थे, उसी से सेना और कर्मचारी और खुद का खर्च, राजा का खर्च चलता था। लेकिन जो उसके पुत्र थे अजात शत्रु, उन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। ऐसा होता है पद का मोह। तो अजात शत्रु जो थे जिन्होंने अपने पिताजी को की हत्या करी, अब वो राजा बन गए भाई। अब वो गद्दी में विराजमान हो गए। उन्होंने अपने पिता की ही नीति को अपनाया और मगध का विस्तार किया। उसने वज्जी को गणतंत्र में फूट डालकर अपने राज्य में मिला लिया। वज्जी जो कि एक गणतंत्र राज्य था, लोगों से मिलकर बनता था राजा, उसको भी तू मेरा करके, तेरा मेरा करके फूट डाली और अपने राज्य में मिला लिया। उसके एक शासनकाल के निकट जो सप्तपर्णी गुफा में थी ना, सप्तपर्णी गुफा उसके राजगृह के पास, वहां पे प्रथम बौद्ध सम्मेलन भी हुआ अजात शत्रु के काल में। अजात शत्रु के बाद मगध में और कई राजा हुए जिन्होंने मगध राज्य का विस्तार किया। किसका विस्तार किया? मगध राज्य का विस्तार किया। नंद वंश, इस वंश का पहला शासक महापद्मनंद था। अब इसके बाद अजात शत्रु के बाद क्या हुए? नंद वंश की स्थापना हुई। उसके महाशासक कौन थे? पहले महापद्मनंद। अब उन्होंने अपनी विशाल सेना के बल पर उत्तर भारत के राज्यों तथा दक्षिण में कलिंग, उड़ीसा के को जीत लिया और इस समय तक मगध राज्य विस्तृत होकर फैल चुका था। बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया था, राज्य से साम्राज्य
वो कहता है नंद वंश का आखिरी राजा घनानंद था, और जो नंद वंश का आखिरी राजा था उसका नाम था घनानंद। वह कर वसूलते समय अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। अत्याचारी राजा था कौन? घनानंद। इसलिए प्रजा उससे बहुत दुखी रहती थी। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अपने राजा, वो चाणक्य की सहायता से मगध पर चढ़ाई करे और युद्ध में घनानंद को मारा भैया, और उसके बाद की स्थापना करी। ठीक है। अब महाजनपदों में जनजीवन क्या था? महाजनपदों में राजा बहुत शक्तिशाली होता था। वो अपने राज्य में शासन और न्याय करता था। अपनी सहायता के लिए वह मंत्री, सेनापति एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता था, है ना। बहुत से पद बना दिया कि भैया तुम ये देखो, तुम वो देखो। इस समय गांव में एक मुखिया भी होता था जो राजा एवं गांव वासियों के बीच कड़ी का काम करता था। हमारे गांव में भी होते हैं ना पंच सरपंच, कैसे देखते हैं सारी चीजों को। फिर वो अपने से ऊपर वाले पद को सारी डिटेल देते हैं, फिर उनके ऊपर वाले और अपने से ऊपर वाले को देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही गांवों के लोग मुख्य रूप से खेती और पशुपालन करते थे। जिन गांवों में उद्योग धंधे जैसे शिल्पकारी, कारीगरी, धातुकर्म, बढ़ईगिरी, व्यापारी अधिक गांव हुए, वे गांव धीरे धीरे नगर का रूप लेने लगे। अब भाई जहाँ पे ज्यादा लोग बिजनेस करने वाले रहेंगे, व्यापार करने वाले रहेंगे, वहां तो और ज्यादा नगर का रूप लेगा ही ना। इनमें से कई प्रसिद्ध नगर हुए, जैसे कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है, चंपा, वैशाली, राजगिरी बिहार में है, आदि। ये महानगर कहलाने लगे। ये क्या कहलाने लगे? महानगर कहलाने लगे। इन खुदाई से पता चलता है कि यहाँ का जो मकान था वो लकड़ी, ईंट और पत्थरों से बनते थे, और यहाँ तरह तरह की चीजें बनाने वाले कारीगर रहते थे। ठीक है, नगरों में कारीगर रहा करते थे। इन कारीगरों ने अपने अलग अलग संगठन बना लिए थे, जिसे श्रेणी कहते थे। ये लोग अपनी श्रेणियों में रहकर साथ साथ काम करते थे। श्रेणी बना, सोनार सोनार, लोहार लोहार, ऐसे ग्रुप बना के। महाजनपद काल में व्यापार का भी बहुत ही ज्यादा विकास हुआ। ठीक है। पहले वस्तुओं के बदले वस्तुओं से ही लेन देन, जैसे मैंने तुमको 1 किलो एप्पल दिया और बोला भैया हमको 1 किलो संतरा दे दो, तो बस ऐसे ही कर लिया। लेकिन इस काल में धीरे से चांदी और धातु के सिक्के, मतलब धातु के सिक्के यानी कि चांदी और तांबे के सिक्के का चलन शुरू हो गया। ये सिक्के धातु के टुकड़ों पे, यानी कि किसी भी धातु, जैसे चांदी का टुकड़ा या तांबे के टुकड़े पे ठप्पा लगाकर बना देते थे। ठीक है। ये आहत सिक्के कहलाते थे। क्या कहलाते थे? आहत सिक्के। सिक्कों के चलन से व्यापार काफी सुगम हो गया। व्यापार तो बहुत सरल हो गया सिक्के की मदद से, क्योंकि लो भैया 2 रुपए दो, 2 रुपए दो, मतलब उस समय हाँ ना, जो भी था उस हिसाब से वो पैसे दिए कि इतने पैसों के लिए ये सिक्का देना है, भैया दिए, इतने सामान लिए और आ गए। इस समय सभी लोगों को कर देना पड़ता था, सभी को टैक्स देना पड़ता था, कर। किसानों को अपनी उपज का छठवां हिस्सा कर के, जो किसान होते थे उनका जितना भी उपज होता था उसका छठा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। शिल्पकारों को अपनी बनाई हुई कोई भी वस्तु को कर के तौर पे देना पड़ता था, और व्यापारियों को वस्तु के साथ साथ कुछ नगद रुपए भी देने पड़ते थे। यह काल धार्मिक रूप से भी बहुत बदलाव का काल था। इसमें बहुत सारे बदलाव भी हुए। इसके बारे में हम अगले पार्ट में विस्तार से पढ़ेंगे, आगे आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। क्या आज भी शिल्पकार व कारीगर संगठन बनाकर काम करते हैं? जरूर करते हैं। आपने देखे हैं कई लोग ठेके लेते हैं, उसमें सारे लोगों को मिक्स करके काम कर लेते हैं। या कई लोग लोहार लोहार लोग का गैंग बन जाता है, किसी कारपेंटर्स का अलग गैंग बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही गैंग, मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं, नॉट गैंग, ग्रुप बना के अपना काम करते हैं। महाजनपद काल में मगध साम्राज्य ने पूरी उत्तरी भारत में एक साम्राज्य स्थापित किया था, है ना। एक उत्तर भारत में जो ऊपर का एरिया है उसमें बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। इसी समय पंजाब के क्षेत्र में बहुत छोटे छोटे राज्य बने हुए थे। ईरान एवं यूनानों के शासकों ने इन्हें हरा दिया, और ईरानी और यूनानी लोग आके उनको हरा दिए, जिसमें था महाराज सिकंदर। इनकी कहानी तो सभी ने सुनी है भैया। सिकंदर यूनान के मकदूनिया राज्य का राजा था। कहाँ का राजा था? मकदूनिया राज्य का राजा था। वह विश्व विजय करने निकला था भैया, और मध्य एशिया से बोला मैं तो एक दिन उठा, वो सिकंदर बोला मैं तो पूरा विजय जीत के आऊंगा भैया। और मध्य एशिया के राजाओं को जीतते जीतते 326 ईस्वी में हमारे पंजाब राज्यों के पर आक्रमण कर दिया। 326 ईसा पूर्व, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 326 साल पहले उसने क्या किया? राज्यों पर आक्रमण कर दिया। कुछ राज्यों को जीतने के बाद उसका सामना पंजाब के एक मस्त राजा पोरस से हुआ। कहा जाता है कि जब राजा पोरस ने खूब युद्ध लड़े, जब राजा पोरस हार गए, तो सिकंदर के सामने जब राजा पोरस को लाया गया तो सिकंदर ने पूछा कि बताओ जी क्या है, मतलब पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करें। तो पोरस ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, मतलब बड़े ही अपने राजशाही अंदाज में उत्तर दिया कि जैसे एक राजा को दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। पोरस के इस जवाब को सुनकर सिकंदर तो बड़ा खुश कि क्या राजा है, और उससे दोस्ती कर ली। इसके बाद सिकंदर और आगे मगध की ओर बढ़ना चाहता था। अब वो गया भैया, चलो पंजाब तो लूट लिया, अब मगध चलते, क्योंकि उधर ही था ना मगध, उसके बाद मगध का राज था। लेकिन उसकी सेना ने
आगे न बढ़ने के से इनकार कर दिया। तो वो बोले हम तो नहीं जाएँगे भैया। इस प्रकार सिकंदर को लौटने के लिए विवश होना पड़ा। और इसकी एक कहानी है कि कहते हैं कि वहाँ झेलम नदी के पास हुआ था, तो उन लोगों ने कहा कि भैया तुमको नदी पार करनी पड़ेगी, तो कुछ लोगों ने उन्हें डराया, कहा कि ये नदी बड़ा उग्र रूप ले लेती है और मगध राज्य इनकी पूजा करते हैं और कोई भी अगर इस नदी को पार करता है, लगभग ऐसी श्रुति है, कहानी है ये, तो वो खा जाती है, लोगों को निगल लेती। सेना की हिम्मत नहीं हुई, सिकंदर ने कहा आगे बढ़ो, कहा नहीं जाएंगे हम। जब सेना ने ही पीछे कर दिया तो सिकंदर अल्लाह भैया राज कर वापस हो गया, चलो भैया नहीं जीतते, वापस चलते हैं। सिकंदर के बाद यूनान और भारतीय राज्यों के बीच नए संबंध स्थापित हुए। अब धीरे धीरे नए संबंध स्थापित होने लगे। भारतीय और यूनानियों समाज के बीच विचारों का आदान प्रदान भी शुरू हो गया और व्यापारिक संबंध भी स्थापित होने लगे। धीरे धीरे व्यापार होने लगे, लोग बसने लग जाते हैं ना, जहाँ जीता वहां तो किसी न किसी को बसाया ही होगा। इसके अतिरिक्त भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यूनानी और ईरानी लोगों की बसाहट भी शुरू हो गई। जब उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र था भारत का, वहाँ यूनानी और ईरानी लोग आके बसना भी शुरू कर दिए। इन लोगों ने आगे चलकर भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और क्या परिवर्तन है, धार्मिक परिवर्तन, इसके बारे में हम अगले विषय में, अगले पाठ में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कोई सुझाव हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अभ्यास के प्रश्न और इसके लिए पीडीएफ नोट्स वगैरह आप लोग को चाहिए हो तो कृपया मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए, जो कि इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप लोग मेरे टीचमेंट की क्लासेस भी एनरोल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। धन्यवाद।